Good evening, everybody. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Today we start K nearest neighbor. ये क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है बेसिकली. सो आज ये स्टार्ट करेंगे. ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट ये एक हमने क्लस्टरिंग एल्गोरिदम पढ़ी थी, आपका पीसीए. अभी नेक्स्ट हम ये पढ़ रहे हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिदम केएनएन. ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं केएनएन. तो सबसे पहले इसका एक बार इंट्रोडक्शन देखेंगे, बहुत ही बेसिक में, कि एक्चुअली होता क्या है आपका के नियरेस्ट नेबर. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नहीं है. हमने आप लोगों को अगर ध्यान हो तो एक बार हमने केएनएन इम्प्यूटर पढ़ा था. केएनएन इम्प्यूटर पढ़ा था हमने मिसिंग वैल्यूज को जब हैंडल कर रहे थे हम, तब हमने केएनएन का थोड़ा सा देखा था. सो उसी लर्निंग को थोड़ा और एक्सपैंड करेंगे. ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ KNN. Okay, so KNN also stands for K nearest neighbors. Okay, basically ये आपका nearest neighbors है, उसके बेसिस के ऊपर आपका क्लासीफाई करता है या रिग्रेशन टास्क परफॉर्म करता है. ओके, सो KNN is a type of supervised machine learning algorithm. Okay, ये supervised machine learning algorithm होता है. Supervised का मतलब है कि आपका इसमें y वेरिएबल है वो कंसिडर होता है, and can be used for both regression and classification task. Okay, सो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज में आता है के नियरेस्ट नेबर. द यूज ऑफ KNN is to make predictions on the test data set based on the characteristics label data of training data. Okay, so based on the training data वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली वो लर्न करता है, और उसके बेसिस पे आपका जो टेस्ट डेटा सेट होता है उसको प्रिडिक्ट करता है. ओके, the method used to make these predictions is by calculating the distance between test data and training data. Okay, so basically हम distances calculate करते हैं between different points, और उन distances के basis पे हम similarity निकालते हैं कि आपका जो टेस्ट डेटा है वो किसके ज़्यादा सिमिलर है. ओके, सो ये जो डिस्टेंस निकालने का मैकेनिज्म है, हम ये भी आज देखेंगे कि कितने टाइप की डिस्टेंसेस होती है और कैसे KNN डिस्टेंसेस निकालता है. Assuming that similar characteristics of attributes of a data point exist within close proximity. Okay, so basically इसका बेसिक जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके जैसे नेबर्स होंगे वैसे ही आप होंगे. बेसिकली इसका यही क्राइटेरिया है. तो बेसिकली प्रॉक्सिमिटी निकालता है वो. ओके, तो आपके जैसे लाइक डिफरेंट ग्रुप्स हैं. सपोज यहाँ पे एक ग्रुप है आपका. ओके, और एक ग्रुप आपका यहाँ पर है सपोज. अब अगर आपका कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है और के की वैल्यू आपने मान लो 3 दे रखी है. ओके, तो उसमें क्या है, क्योंकि ये वाला पॉइंट है आपका इस ग्रुप के पास लाई करता है, तो आपका KNN इसको इसी ग्रुप के साथ क्लासिफाई करेगा. ओके, तो सीधा सीधा सा इसका ये है कि आपका जो भी प्रॉक्सिमिटी के अंदर पॉइंट्स होते हैं उसके बेसिस के ऊपर ही वो आपका जो न्यू डेटा पॉइंट है उसका कैरेक्टरिस्टिक या उसका क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है. ये एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है के नियरेस्ट नेबर्स की. ओके, it allows us to identify and assign the category of new data while taking into consideration its characteristics
बेस्ड ऑन लर्निंग डेटा पॉइंट्स फ्रॉम ट्रेनिंग डेटा। ओके, तो आपका ट्रेनिंग डेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे या आपका जो भी न्यू डेटा आ रहा है, जो भी टेस्ट डेटा आ रहा है, उसको कैटेगराइज करने के काम आता है। These characteristics of new data point will be learned by KNN algorithm, and based on its proximity to other data point, it will be categorized. Okay, तो बेसिकली इसका ये एक बहुत ही समरी में एक क्रूड फॉर्म के अंदर इसकी फंक्शनिंग है कि आपका KNN कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसको पूरा मैं समराइज करूँ इस स्लाइड को। तो बेसिकली इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। ओके, सेकेंड है कि आपका रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के यूज में आता है। बट आपका ये मेजोरिटी ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए मतलब ज़्यादा ट्रेंड में है, रिग्रेशन के लिए बहुत ही कम यूज होता है इसका। और नेक्स्ट है इसके अंदर कि ये कैसे डिसाइड करता है बेसिकली जो प्रॉक्सिमिटी में आपके पॉइंट्स होते हैं, अदर डेटा पॉइंट्स जो आपके ट्रेनिंग डेटा सेट्स होते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर ये आपका न्यू पॉइंट्स को क्लासिफाई करता है कि आपका जो न्यू पॉइंट है वो कौन से क्लस्टर के पास है या कौन सी कैटेगरीज के पास है। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आपका उसके नेबर्स के हिसाब से वो उसको उस पॉइंट को क्लासिफाई करता है। तो दिस इज द मेन समरी ऑफ दिस स्लाइड। ओके, तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं इसी का थोड़ा और हम देखते हैं इसका फंक्शनिंग। So it's also worth noting that KNN algorithm is also a part of a family of lazy learning models. Okay, so और ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। इनको लेजी लर्निंग मॉडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो देखते हैं। मीनिंग दैट इट ओनली स्टोर्स अ ट्रेनिंग डेटा सेट वर्सेस अंडरगोइंग द ट्रेनिंग स्टेज। ओके, तो क्या होता है कि आपका जैसा आपने नॉर्मल देखा होगा जब हम डिसीजन ट्रीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, ओके, या हम रैंडम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे आपका बाकायदा ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। ओके, या लीनियर रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, ट्रेनिंग प्रोसेस होता है। और उसमें क्या होता है कि आपके ट्रीज हो, जैसे डिसीजन ट्री में आपको वो ट्री बनाने का प्रोसीजर करेगा। ओके, अलग अलग मेथड से उसको एक बार टाइम लगता है, बट जब आप प्रिडिक्ट उसके ऊपर करते हो तो फिर उसको बाकी कंप्यूटेशन करने की जरूरत नहीं होती। वो आपको उस ट्री के हिसाब से ट्रैवर्स करके और आपको रिजल्ट फटाफट से लाके दे देता है। ओके, तो इस टाइप के जो एल्गोरिदम्स हैं, जैसे लाइक आपका डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, इवन लीनियर रिग्रेशन में भी क्या है कि आपका जो मॉडल है वो एक बार आपका लाइन बनाता है और उसके बाद ट्रेन होने के बाद जब भी आपको टेस्ट करना है तो बहुत फटाफट से इस लाइन को यूज करके ही वो प्रिडिक्शन दे देता है। ओके, सो इस टाइप की जो एल्गोरिदम्स होती हैं ये आपका आप कह लो ईगर एल्गोरिदम्स आप कह सकते हो उसको। ईगर लर्निंग एल्गोरिदम्स इस टाइप से भी कहते हैं इनको। जो आपका एफर्ट है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है और जब आप प्रिडिक्शन करते हो तो कम होता है। बट केएनएन के अंदर उल्टा है। बेसिकली केएनएन क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन जब भी आप प्रिडिक्शन करते हो, ओके, सपोज यहाँ पे आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, जब भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो वो आपका क्या है, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है इस पॉइंट का बाकी सब पॉइंट से। ओके, लाइक दैट। तो हर बार आपकी कंप्यूटेशन हो रही है। तो इस कंप्यूटेशन के कारण जो आपका प्रिडिक्शन टाइम है, तो प्रिडिक्शन के टाइम पे कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है, तो वो आपका प्रिडिक्शन टाइम है इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए इसको लेजी लर्निंग मॉडल्स कहते हैं बेसिकली, जो स्टार्टिंग में ज़्यादा वर्क नहीं करते, बट जो टेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पे इनकी ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। ओके, हाँ, सो दिस ऑल्सो मीन्स दैट all the computation occurs when a classification or prediction is being made. Okay, तो आपकी जितनी भी कंप्यूटेशन है वो तब हो रही है जब या तो आप एक क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन कर रहे हो, जब आप टेस्ट डेटा पे आप कर रहे हो तो उस टाइम पे आपकी सारी कैलकुलेशन हो रही है। सिंस इट हैवीली रिलाइज ऑन मेमोरी, ओके, टू स्टोर ऑल इट्स ट्रेनिंग डेटा। सो बेसिकली क्या होता है कि इसको ट्रेनिंग डेटा स्टोर करके रखना पड़ता है इस फंक्शन के लिए। सो इसलिए मेमोरी इंटेंसिव मॉडल है बेसिकली, क्योंकि आपका डेटा है वो मेमोरी में रहेगा। It is also referred to as an instance based और memory based learning. Okay, so इस टाइप से इसके भी क्लासिफिकेशन है। तो ये एक आपका मेजर डिसएडवांटेज है केएनएन का बेसिकली, क्योंकि आपका जो डेटा है वो आपका बेसिकली मेमोरी में रहता है। इसको प्रिडिक्शन करने के लिए वो डेटा इसको मेमोरी में रखना पड़ेगा। और ऑन दी अदर हैंड अगर आप लीनियर रिग्रेशन की बात देखो तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर डेटा नहीं रहता उसके अंदर, उसमें बस लाइन की इक्वेशन रहती है आपके पास। ओके, और लाइन की इक्वेशन बहुत ही मतलब कुछ वेरिएबल्स ही आपको स्टोर करके रखना है
और फिर आपका जैसा डेटा आएगा उस हिसाब से प्रिडिक्शन करके दे देगा। सेम विद डिसीजन ट्रीज कि आपको बस ट्रीज के मेथड्स स्टोर करके रखने हैं। आपको ये स्टोर करने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या डेटा है और कैसे क्या हुआ है। जस्ट आपको यहाँ पे रूल्स और आपको स्ट्रक्चर इसका नोट करके रखने की जरूरत है, और उसके हिसाब से जब भी कोई नया डेटा आएगा तो आप उसको क्लासिफाई कर पाओगे। ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज रहता है KNN में। डिसएडवांटेज क्या बताया सर? डिसएडवांटेज इसमें ये है कि आपका ये बेसिकली आपका जो ट्रेनिंग डेटा होता है या उसको मेमोरी में स्टोर करके रखना पड़ता है फॉर प्रिडिक्शन। आप जिस भी डेटा से उसको ट्रेन कर रहे हो वो आपका रैम के अंदर बेसिकली स्टोर रहेगा। जब भी आप चलाओगे ना उसको तो आपके कंप्यूटर की रैम में स्टोर रहेगा। ओके ओके, ठीक है सर। ओके, सो अभी हम देखेंगे कि आपकी ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करती है बेसिकली। तो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट कि आपका जस्ट लाइक इस ग्राफ के अंदर मैं आपको समरी बताता हूँ कि आपके दो क्लस्टर्स है बेसिकली क्लासिफिकेशन वाले। एक आपका ग्रीन रेक्टेंगल्स है, बेसिकली ग्रीन स्क्वायर्स आप कह लो, एक आपके रेड सर्कल्स है। और अभी आपका एक न्यू पॉइंट है यहाँ पे ब्लू स्टार करके है, तो आपको ये फाइंड करना है कि ब्लू स्टार किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, ये किस क्लस्टर पे बिलोंग करता है। सो वी इंस्टेड टू फाइंड आउट द क्लास ऑफ ब्लू स्टार। ओके, हमारे को ब्लू स्टार की क्लास फाइंड करनी है, और ये दोनों में हो सकता है, या तो रेड सर्कल्स में हो सकता है या ग्रीन स्क्वायर्स में हो सकता है। ओके, the k in KNN algorithm is the nearest neighbor we wish to take the vote from. Okay, so basically k nearest neighbor में k आपका वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब k वैल्यू क्या है? k आप कुछ भी सेट करते हो, फॉर एग्जांपल k इक्वल टू आप अगर 5 सेट करते हो। ओके, तो बेसिकली क्या है कि आपका ये पॉइंट है। ओके, तो ये आपका टेस्ट पॉइंट है। अब इसके पास के सबसे पास के 5 जो होंगे कैंडिडेट्स उनका या नेबर्स उनका ये वोट लेगा। तो सबसे पहले ये निकालेगा कि इसके सबसे पास में 5 कौन से पॉइंट्स हैं। तो सपोज ये वाला पॉइंट पास में है, ये वाला पॉइंट पास में है, ये वाला पास में है, और ये वाला पास में है, और ये वाला पास में है। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे आपकी आ गई सबकी डिस्टेंस। अब ये जो आपके नेबर्स हैं बेसिकली, अब ये नेबर्स क्या है, अब इसमें वोटिंग होगी कि किसकी मेजोरिटी ज़्यादा है। ओके, तो सपोज करो यहाँ पे आपके तीन आपके तो रेड सर्कल्स हैं, तीन आपके रेड सर्कल्स हैं, और आपके पास 2 ही आपके पास ग्रीन है। तो क्योंकि आपके 3 रेड सर्कल जीत रहे हैं, तो आपका मतलब ज़्यादा उनकी वोटिंग हो रही है बेसिकली, तो आपका ये जो स्टार है ये भी एज अ रेड सर्कल क्लासीफाई होएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देखो के की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन करती है। अगर यही मैं के की वैल्यू 6 ले लेता सपोज करो, तो क्या होता, मेरा जो आखिरी बचा हुआ पॉइंट है वो भी यहाँ पे कंसिडर हो जाता है। ओके, और फिर इस टाइप से आप देख सकते हो क्लासिफिकेशन आपका नहीं हो पाता क्योंकि आपका टाई हो जाता है। ओके, सो लाइक दिस। तो इसी चीज को लेके एक और इसमें एक मतलब एक आप कह लो एक वर्क एथिक टाइप का इसका KNN का, कि कभी भी आप इवन नंबर का के चूज नहीं करते, क्योंकि आपका देयर इज अ चांस कि आपका टाई हो जाए वोटिंग में, तो हमेशा हम ऑड नंबर का के हम चूज करते हैं। तो दिस इज द वन थिंग। और बाकी के की वैल्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कैसे चूज करना होता है वो हम बाद में देखेंगे। ओके, तो फिलहाल हमारे यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने के इक्वल टू 3 लिया है। ओके, तो के इक्वल टू 3 का मतलब क्या होगा कि स्टार है ये अपने आसपास के 3 नियरेस्ट पॉइंट्स को देखेगा। ओके, 3 नियरेस्ट पॉइंट निकालेगा, इसके 3 नियरेस्ट पॉइंट आसपास के ये रेड सर्कल्स आ गए। अब ये आपस में वोट करेंगे कि आपका कौन सी कैटेगरी को ये बिलोंग करता है। तो आपके रेड सर्कल्स हैं वो 3 हैं, और तीनों ने ही उसको मतलब रेड सर्कल के अंदर ही वोट है। और जो आपके ग्रीन्स हैं बेसिकली उसका एक भी कैंडिडेट नहीं है यहाँ पे, जो ग्रीन आपका स्क्वायर है वो एक भी नहीं है। तो इस टाइप से आपका क्लासीफायर आपका रेड सर्कल्स को चूज करेगा, क्योंकि आपके जो मेजर पॉइंट्स हैं यहाँ पे इसके आसपास वो रेड है। ओके, इस तरीके से बेसिकली आपके न्यू पॉइंट्स क्लासीफाई होते हैं KNN के अंदर।
ओके, सो एक बार इसको रीड आउट करते हैं. सो लेट्स से k इक्वल टू 3. Hence, we will now make a circle with blue star as a center. Okay, हम एक सर्कल बनाएंगे ब्लू स्टार से, तो ब्लू स्टार सेंटर में होगा, और एक इतना बड़ा सर्कल बनाएंगे जो आपका 3 डेटा पॉइंट्स वो एनसर्कल कर ले एक दूसरे, मतलब उसके अंदर 3 नियरेस्ट पॉइंट एनसर्कल कर ले. ओके, the 3 closest point to blue star is all red circles. Okay, hence with a good confidence level, we can say that blue star should belong to the class red circles. Hence the choice become very obvious, as all 3 votes from the closest neighbor went to red circles. This choice of the parameter k is very crucial for this algorithm. Okay, तो आपका ये k का चॉइस है काफ़ी क्रूशियल रहता है, और आपकी जो एल्गोरिदम का बिहेवियर है काफ़ी चेंज हो जाता है अगर आप k आप डिफरेंट चूज करते हो. ओके, सो अभी हमने ऊपर देखा ये कैसे वर्क करता है. अभी हम देखेंगे कि k की वैल्यू से क्या इफेक्ट रहता है. बेसिकली आपका जो डिसीजन बाउंड्री है आपके KNN की, उसका क्या इफेक्ट रहता है अगर आप नंबर ऑफ के बढ़ाते जाते हो तो. ओके, सो एक बार थ्योरी रीड करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे इन ग्राफ्स में हो क्या रहा है. इफ यू वॉच केयरफुली यू कैन सी दैट बाउंड्री बिकम्स स्मूदर व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ के. जैसे जैसे के की वैल्यू हम बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी जो डिसीजन बाउंड्री है वो स्मूथ होती जा रही है. ओके, with k increasing to infinity, it finally becomes all blue or all red, depending on the total majority. Okay, the training error rate and the validation error rate are 2 parameters we need to access different k values. Okay, so एक बार इन इमेजेस को भी ध्यान से देखते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है. अगर मान लो जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया कि आपका के क्या सिग्निफाई करता है, कि आपके कितने नियरेस्ट नेबर्स है जिनसे आप वोट करके आप पूछ रहे हो कि वो डेटा पॉइंट कैसा है, क्या है वो. ओके, कैसे क्लासिफाई हो रहा है. तो अगर आप k इक्वल टू 1 करते हो तो आप देखो k इक्वल टू 1 है कि आपका जो भी पॉइंट है उसके सबसे नियरेस्ट पॉइंट वो खुद ही है बेसिकली. ओके, तो अगर आप k इक्वल टू 1 करोगे तो हर इंडिविजुअल पॉइंट खुद को करेक्टली क्लासीफाई करेगा. ओके, अभी आप देखो यहाँ पे बिल्कुल भी मिस क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा है. जस्ट लाइक अगर हम देखें, जस्ट लाइक आप देखो यहाँ पे, तो आपका एक एक ब्लू पॉइंट है, वो क्लासीफाई हो रहा है इस रेड स्पेस में जाके भी. ओके, तो अगर आप k इक्वल टू 1 करते हो तो क्लियरली आपका ओवरफिटिंग का केस होता है यहाँ पे. ओके, सो k इक्वल टू 1 पे आपकी ओवरफिटिंग हो रही है. ओके, इन द सेम वे अगर हम k इक्वल टू 3 कर रहे हैं, हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया k को, तो अब आप यहाँ पे देखोगे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर आपका थोड़ा सा आपका स्मूथ होने लगा है. आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्वी आ रहा था आपका डिसीजन बाउंड्री, यहाँ पे थोड़ा सा आपका कर्वीनेस थोड़ा खत्म हुआ है, और आपका जो डिसीजन बाउंड्री है वो इतनी कर्वी नहीं आ रही. जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो कि आपका जो बीच में जो स्पेस आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे रेड सैंपल्स थे तो यहाँ पे एक रेड यहाँ पे रीजन आ रहा था, बट क्योंकि k इक्वल टू 3 हो गया है तो अब ये जो रीजन है बेसिकली अब यहाँ पे कम हो गया है. ओके, और जैसे आप k इक्वल टू 5 करोगे, अब आप देखो यहाँ पे आपकी डिसीजन बाउंड्री और स्मूथ होती जा रही है. अब ये ओवरफिट नहीं कर रही है इतना. जस्ट लाइक आप देखो कि आपके 3 रेड पॉइंट्स हैं, ये मिसक्लासिफाई हो रहे हैं. ओके, आपका ये ब्लू पॉइंट है, जस्ट लाइक ये एक ब्लू पॉइंट है, इस टाइप का ये ब्लू पॉइंट है, ये मिसक्लासिफाई हो रहा है. ओके, तो इस टाइप से देखो आप आपकी डिसीजन बाउंड्री और स्मूथ होती जा रही है, आपका ओवरफिटिंग कम हो रहा है बेसिकली. और k इक्वल टू 7 पे अब आप देखो आपका प्रॉपर रीजन डिवाइड हो रहा है, कि आपकी ब्लू रीजन के अंदर कहीं भी आपका रेड रीजन नहीं आ रहा, और रेड वाले रीजन में कहीं भी ब्लू रीजन नहीं आ रहा. ये पॉइंट्स जरूर मिसक्लासिफाई हो रहे हैं ये वाले पॉइंट्स, बट आपका फिर भी एक ओवरऑल डिसीजन बाउंड्री अच्छा आ रहा है. ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे आप k इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप k इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका जस्ट लाइक आपका ओवर फिटिंग से नॉर्मल फिटिंग की तरफ जाता रहेगा आपका मॉडल. ओके,
बट आप फिर भी अगर के फर्दर इंक्रीज करते जाओगे तो नॉर्मल फिटिंग से क्या होगा, आपका अंडर फिटिंग में आ जाएगा मॉडल। ओके, इसलिए आपका जो के है ये आपका बहुत ही क्रूशियल पैरामीटर है आपके मॉडल की परफॉर्मेंस के लिए। ओके, सो इस तरीके से आपके के की वैल्यू पे आपके डेटा पॉइंट्स बेसिकली डिपेंड करते हैं कि क्लासीफाई कैसे होएगा। ओके, और इसमें टेक्स्ट में एक और यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप के को अगर आप इन्फिनिटी तक इंक्रीज कर देते हो तो फाइनली क्या होगा कि आपका जो भी मेजोरिटी क्लास होगी, सपोज करो जस्ट लाइक आपके 55 पॉइंट्स हैं, सपोज करो आपके रेड पॉइंट्स हैं, और अराउंड आपके 45 पॉइंट्स हैं सपोज करो ब्लू के। तो जब आप के इक्वल टू इन्फिनिटी कर दोगे उस केस में आपका जो पूरा डेटा स्पेस है वो रेड हो जाएगा। ओके, तो मतलब यहाँ भी आपका पूरा रेड डेटा स्पेस हो जाएगा, क्योंकि फिर वो सारे मतलब पॉइंट्स का वोट लेगा। तो अगर कोई इस एंड पे भी है, कोई टेस्ट डेटा पॉइंट इस पॉइंट पे भी आ रहा है, तो बेसिकली वो सारे जो भी आपका जो भी नेबर्स हैं आपके, सारे पॉइंट्स भी आपके नेबर्स हो जाएंगे, तो सबका वोट लेगा कि ये इसका वोट लेगा, इसका वोट लेगा, ओके इसका वोट लेगा। इसमें क्योंकि आपके रेड पॉइंट्स में आपका हमेशा मेजर रहेंगे, मेजॉरिटी रहेंगे, तो आपका पूरा स्पेस यहाँ पर रेड हो जाएगा कि कहीं भी क्लासिफाई हो आपका रेड ही क्लासिफाई होने वाला है। ओके, सो इस तरीके से आप देख सकते हो आपका अंडर फिटिंग स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ के इज वेरी इंपॉर्टेंट while training this k nearest neighbor। इस वैल्यू ऑफ के अंदर किसी को डाउट है कि के वैल्यू क्या कर रहा है, और यहाँ पे जो हमने एक्सप्लेन किया जैसे के की वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है। ये डायग्राम्स में से अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है किसी को तो पूछो एक बार। ओके, आई गेस किसी को प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे आपके दो एरर ग्राफ्स हैं बेसिकली। ये आपका ट्रेनिंग एरर है। ओके, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग एरर है, और ये आपका वैलिडेशन एरर है। ओके, और नीचे आपके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के। तो अभी हम देखेंगे ट्रेनिंग एरर और जो वैलिडेशन एरर है उसमें कैसा रहता है। एज यू कैन सी द एरर रेट एट के इक्वल टू 1 इज ऑलवेज 0। ओके, जब आपका के इक्वल टू 1 है बेसिकली, तो आपका जो ट्रेनिंग एरर है वो ऑलवेज 0 रहता है। क्यों? बिकॉज द क्लोजेस्ट टू एनी ट्रेनिंग पॉइंट एनी डेटा पॉइंट इज इटसेल्फ। ओके, वो खुद से ही सबसे ज़्यादा क्लोज रहेगा। hence prediction is always accurate with k equal to 1। तो k equal to 1 में ईच इंडिविजुअल पॉइंट खुद को ही क्लासिफाई कर लेगा, और इस तरीके से आपका मतलब जो ट्रेनिंग एरर है वो काफ़ी कम रहेगा। ओके, लाइक दैट। और अब आते हैं आपके वैलिडेशन पे। ये तो आपने ट्रेनिंग डेटा पे किया टेस्ट। अब आप एक न्यू डेटा सेट यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, टेस्ट डेटा सेट मान लो आप इंसर्ट कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, अब उसमें आप k इक्वल टू 1 अगर करते हो, जो आपने k इक्वल टू 1 पे मॉडल ट्रेन किया था, अब उसी मॉडल को अगर आप टेस्ट डेटा सेट पे यूज करते हो, तो एट k इक्वल टू 1 वी वर ओवरफिटिंग। आपका मॉडल है वो ओवरफिटिंग में जा रहा है। ओके, ओवरफिटिंग द बाउंड्रीज, हैंस एरर रेट इनिशियली डिक्रीजेस एंड रीचेज अ मिनिमा। ओके, तो बेसिकली क्या है, एट k इक्वल टू 1 आपका एरर काफ़ी हाई रहेगा क्योंकि आपका मॉडल ओवरफिट है। ओके, जैसे आपने ऊपर भी देखा था यहाँ पे एट के इक्वल टू 1 पे आपका हर एक इंडिविजुअल पॉइंट एक दूसरे को क्लासिफाई कर रहा है। ओके, जस्ट लाइक यहाँ पे भी ये जो रेड पॉइंट्स हैं एक दूसरे को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको ओवरफिटिंग हो रहा है, और आपके मॉडल का जो एरर है वो काफ़ी हाई रहेगा। इस टाइम पे वैलिडेशन एरर हाई रहेगा। जैसे आप के इंक्रीज करते जाओगे, ओके, वैसे ही आपका बहुत ही सडन डिप आएगा आपके टेस्टिंग उसके ऊपर, टेस्टिंग एरर पे काफ़ी डिप आएगा। बट ऑन द अदर हैंड जैसे जैसे आप यहाँ पे के वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे आपका ट्रेनिंग एरर बढ़ता जाएगा। ओके, जैसे आप देख रहे हैं के इक्वल टू 10 पे आपका ट्रेनिंग एरर लगभग 1 आ रहा है। ओके,
लाइक दैट। तो ऐसे ही आप एट 30 पे यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट 1.4 के ऊपर आ रहा है। तो इस तरीके से आपका जो ट्रेनिंग एरर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप के वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे। और वो क्यों होगा? क्योंकि आप देखो आपकी डिसीजन बाउंड्रीज और सिंपल होती जा रही है और स्मूथ होती जा रही है, और कुछ मिस क्लासिफिकेशन यहाँ पे हुए हैं, जस्ट लाइक ये वाले पॉइंट से मिस क्लासीफाई हो गए, ये वाले पॉइंट है ये मिस क्लासीफाई हो गए। ओके, तो ट्रेनिंग एरर कांस्टेंट आपका इंक्रीज करेगा जैसे जैसे आप के वैल्यूज इंक्रीज करोगे। ओके, बट आपका टेस्टिंग डेटा सेट में थोड़ा डिफरेंट है। तो टेस्टिंग में क्या होगा कि आपका बहुत ही इनिशियली बहुत ही शार्प डिक्लाइन होगा। ओके, और फिर एक मिनिमम पॉइंट आएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। तो ये आपका एक मिनिमम पॉइंट आ गया। इस मिनिमम पॉइंट के बाद जैसे जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका फिर जो टेस्ट एरर है वो बढ़ने लगेगा। जैसे आप के की वैल्यू बढ़ाओगे आपका टेस्ट एरर फिर से बढ़ने लगेगा। कोई बता सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इट इज हैपनिंग लाइक दैट, कि पहले वो डिक्रीज हो रहा है और फिर बाद में इंक्रीज हो रहा है? अंडरफिट हो रहा है। यस, जैसे जैसे आप के इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो मॉडल है वो अंडर फिट होता जाएगा। और अंडर फिटिंग में आपको ध्यान होगा, हमने पहले डिस्कस किया था जब बायस और वेरिएंस हमने पढ़ा था, कि आपका अंडर फिट में आपका जो बायस होता है वो हाई होता है। ओके, मतलब टेस्ट एरर है वो काफ़ी हाई है। ओके, और आपका वेरिएंस है वो कम होता है। वेरिएंस क्या होता है? बेसिकली वो आपका डिफरेंस होता है ट्रेनिंग एरर में और वैलिडेशन एरर में। तो आपके दोनों ही बेसिकली हाई रहते हैं ये। ओके, सो इस तरीके से आपका जब अंडर फिट होएगा। ओके, मलकिश का आंसर आया ओवर फिटिंग। ओवर फिटिंग नहीं है, अंडर फिटिंग है। ओके, तो यस, तो अंडर फिटिंग में बेसिकली ऊपर वाले अगर आप डायग्राम से देखो, यहाँ पे डायग्राम से अगर आप देखो तो देखो अब जैसे जैसे आप के की वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे, सपोज मैंने के की वैल्यू 30 कर दी, तो वैसे वैसे आपकी एक बहुत ही स्मूथ बाउंड्री बनती जाएगी। ओके, तो सपोज करो अगर मैं के इक्वल टू 30 करता हूँ, सपोज करो, तो मेरी बाउंड्री कुछ इस टाइप से हो जाएगी। हो सकता है मेरी बाउंड्री कुछ लगभग लगभग इस टाइप से बन जाए। ओके, इस टाइप से मेरी बाउंड्री बन जाए। अब आप देखो कि जो मोस्ट ऑफ द डेटा पॉइंट्स है उसको मैं मतलब मेजॉरिटी क्लास, मेरा जो माइनॉरिटी क्लास है उसको थोड़ा पुश कर दी है। ओके, और इसका रीजन थोड़ा सा और श्रिंक होता जा रहा है। तो ये मेरा अंडरफिटिंग वाला केस हो जाएगा, जिसके अंदर मैं जो भी क्लासिफिकेशन करूंगा, जो भी टेस्ट डेटा सेट पे टेस्ट करूंगा तो उसकी प्रिडिक्शन अच्छी नहीं आएगी। तो ऑब्वियस है उसका एरर रेट हाई होएगा। तो इस तरीके से ओवर फिटिंग में भी मेरा एरर हाई होएगा और अंडर फिटिंग में भी मेरा टेस्ट वाला एरर है वो हाई होएगा। सो ये इसका बेसिक रीजन है। ओके, टू गेट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के you can segregate training and validation from an initial data set. Okay, अब इसमें बताया कि के की वैल्यू आप कैसे फाइंड करो। तो सबसे पहले है कि आप आपका ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट अलग से आप सेपरेट आउट कर लो आपके डेटा सेट में से। नाउ प्लॉट द वैलिडेशन एरर कर्व। फिर आप किस टाइप का वैलिडेशन एरर कर्व आप प्लॉट कर सकते हो। ओके, और टू गेट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ के, और उससे फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी के की ऑप्टिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे इस ग्राफ से हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि आपका लगभग ये 10 के पास आपका सही वैल्यू है आपका के की, जिससे आपको बेस्ट आपका मॉडल की परफॉर्मेंस मिलेगी। आपका एरर कम रहेगा, बोथ आपका ट्रेनिंग एरर भी और आपका वैलिडेशन एरर भी। ओके, दिस वैल्यू ऑफ के शुड बी यूज्ड फॉर ऑल प्रेडिक्शंस। ओके, और फिर आप ये जो के वैल्यू सेलेक्ट करोगे फिर उसका आप बाकी प्रेडिक्शंस के लिए यूज कर सकते हो। ओके, तो इसमें बेसिकली दो ही पैरामीटर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका के। ओके, के हमने देख लिया ऊपर कि कैसे आप सेलेक्ट करोगे। बेसिकली आप वैलिडेशन एरर प्लॉट आप करोगे और उसमें आप देखोगे कि आपका ये वाला पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, किस के पे आ रहा है, और वो वाला के आप सेलेक्ट कर लोगे। ओके, सो ये तो हो गया आपका के वाला पार्ट। अब हम देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने की कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं और उनको आप कैसे चेंज कर सकते हो। ओके,
तो बेसिकली डिस्टेंस क्या होता है कि आपका जो भी आपके पॉइंट्स हैं, बेसिकली जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उसके अंदर अगर आप कोई न्यू टेस्ट वाला पॉइंट अगर आप करते हो, ओके, जिसको आपको क्लासीफाई करना है, अब ये क्या है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा आपके डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में। तो ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगा और क्या मेथड है इसका कैलकुलेट करने का, और क्या डिफरेंट टाइप्स की डिस्टेंसेस है जो हम KNN में यूज कर सकते हैं, तो एक बार वो देखेंगे। फॉर द एल्गोरिदम टू वर्क बेस्ट on a particular data set, we need to choose the most appropriate distance matrix. Okay, Euclidean distance function is most important, is most popular one among all of them, as it set default in sklearn. So basically आपका जो यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है वो डिफॉल्ट पैरामीटर होता है KNN में। तो जब भी आप KNN को डिफॉल्ट रन करते हो विदाउट एनी हाइपर पैरामीटर्स या विदाउट मेंशनिंग स्पेसिफिक डिस्टेंस मैट्रिक्स, डिफॉल्ट वो यूक्लिडियन डिस्टेंस लेता है। ओके, और ये सबसे ज़्यादा यही यूज में आती है, बट हमारे को और मैट्रिक्स भी है, वो भी देख लेने चाहिए कि कभी मान लो कहीं आपकी एक्यूरेसी बढ़िया नहीं आए तो और कौन सी डिस्टेंस मैट्रिक्स है जो आप यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहला है मिन कॉस्ट की डिस्टेंस। ओके, सो ये मिन कॉस्ट की डिस्टेंस है। सो इट इज अ मेट्रिक इंटेंडेड फॉर रियल वैल्यूड वेक्टर स्पेस। ओके, तो बेसिकली आपका जो वेक्टर स्पेस के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं बेसिकली उसके लिए होता है ये मिन कॉस्ट की डिस्टेंस। वी कैन कैलकुलेट मिन कॉस्ट की डिस्टेंस ओनली इन अ नॉर्म वेक्टर स्पेस। ओके, अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पेशेंस रखना, अभी उसमें आएगा आपको समझ में क्या है। which means in a space where distances can be represented as a vector, okay, that has a length and lengths cannot be negative. तो बेसिकली क्या है यहाँ पे, इन द शेप ऑफ वेक्टर आपकी डिस्टेंसेस कैलकुलेट होती है। तो आपका जो भी आपका प्लेन है, जो भी आपका डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, जैसे लाइक अभी हम 2D की बात कर रहे हैं, तो सपोज करो आपके इस टाइप से आपके पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कैलकुलेट होती है बेसिकली वो वेक्टर्स के फॉर्म में होती है, जिनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है और एक मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो लेंथ होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसमें पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। ओके, ये इसका एक अजम्पशन होता है जो मैंडेटरी होता है इस डिस्टेंस के लिए। और जो आपके sklearn में है, इंटरनली यही फॉर्मूला आपका यूज होता है, और इसी फॉर्मूले को एडिट करके आप मैनहट्टन डिस्टेंस और यूक्लिडियन डिस्टेंस दोनों निकाल सकते हो। फॉर्मूला आपका इंटरनली यही सेट रहता है, और इसमें बस हम पी की वैल्यूज यहाँ पे चेंज करते हैं टू गेट डिस्टेंस, मतलब आपके अलग अलग डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज करने के लिए। ओके, द फॉर्मूला फॉर मिन कॉस्की डिस्टेंस इज इन जनरलाइज्ड फॉर्म एंड वी कैन मैनिपुलेट इट टू गेट डिफरेंट डिस्टेंस मैट्रिक्स। ओके, हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं टू गेट द डिफरेंट डिस्टेंस मैट्रिक्स। कैसे? द पी वैल्यू इन द फॉर्मूला कैन बी मैनिपुलेटेड टू गिव अस डिफरेंट डिस्टेंसेस। ओके, हमारे पास ये पी की वैल्यू है, यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ता है और आपका फॉर्मूला चेंज होता है और आपको डिफरेंट मैट्रिक्स मिलती है डिस्टेंसेस की। और यहाँ पे दे रखा है कि अगर आप p इक्वल टू 1 करते हो तो आपका फॉर्मूला है वो मैनहट्टन डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है, और अगर आप p इक्वल टू 2 करते हो तो आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला बन जाता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे आगे ये मैनहट्टन और यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनता है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला है, जो ऊपर वाला हमने बात किया था उसी का एक्सटेंशन यहाँ पे ले रहे हैं, कि उसी की आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैनहट्टन डिस्टेंस पे आते हैं एक बार। तो व्हाट इज दिस मैनहट्टन डिस्टेंस? तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो नोन एज टैक्सी कैब डिस्टेंस। ओके, इसको टैक्सी कैब डिस्टेंस भी बोलते हैं और सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी बोलते हैं। तो आप जस्ट लाइक आप लोगों को सबको पता होगा कि व्हाट इज मैनहट्टन। व्हाट इज मैनहट्टन? कंट्री है सर। बेसिकली It's सिटी है, एक सिटी है बेसिकली मैनहट्टन, अमेरिका के अंदर। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपका जो डिस्टेंस निकलता है वो ऐसा ब्लॉक की जैसे, जैसे कि आपका कोई डायरेक्शन हो ना, कि आप इस गली में जाके फिर इस तरफ मुड़ो तो आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, तो आपका डिस्टेंस इस तरीके से निकलता है। तो दिस इज नोन एज मैनहट्टन डिस्टेंस। सिटी की बेसिस के ऊपर यहाँ पे ऐसा ऐसा नाम रखा गया है इसका।
so okay, so the distance between 2 points is the sum of absolute differences of their Cartesian coordinates. तो आपके जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनका एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, लाइक दिस वन। मतलब अगर आप x1 और x2 का डिफरेंस निकालोगे, x1 माइनस x2 का अगर डिफरेंस निकालोगे तो वो आपका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे, और यही है कि आपका सम हो जाएगा ये डिस्टेंस। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से लेंगे कि सपोज करो आपका ये वाला ग्रीन वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 1:1। ओके, और आपका जो रेड वाला है पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 4:4। ओके, अब इनके बीच की जो मैनहट्टन डिस्टेंस है वो किस तरीके से निकलेगी कि आपका नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यूजिंग मैनहट्टन डिस्टेंस मैट्रिक्स। ओके, तो आप देखो कि यहाँ पे आपका 4 - 1 + 4 - 1। ओके, इस टाइप से आपका x1 माइनस x2। ओके, इसका एब्सोल्यूट, और फिर आपका y1 माइनस y2 इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, और इन दोनों डिस्टेंसेस का सम यहाँ पे हो गया। इस टाइप से आपकी 6 ये डिस्टेंस आई, कि ये वाली डिस्टेंस है, बेसिकली ये वाली डिस्टेंस आपकी 6 है। तो आप लोगों को काफ़ी वियर्ड लग रहा होगा कि ये डिस्टेंस कैसे है या क्या है या इसका कहाँ यूज़ आता है। तो बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं आता, मेजर आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ आता है, बट इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो ये एक बार देखते हैं। दिस डिस्टेंस इज प्रेफर्ड ओवर यूक्लिडियन डिस्टेंस व्हेन वी हैव अ केस ऑफ हाई डायमेंशनैलिटी। जब भी हाई डायमेंशनैलिटी का मतलब है कि आपके अगर नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हाई डायमेंशन वाला डेटा है, उस टाइम पे आप यूक्लिडियन डिस्टेंस के बजाय आप ये मैनहट्टन डिस्टेंस यूज करते हो। ओके, यूक्लिडियन क्या होता है सर? क्या कह रहे हो आप? ये जो ऊपर वाला है इसमें, हाँ ठीक यूक्लिडियन है। ये अभी आगे देखेंगे हम, ये आएगा नेक्स्ट अब यूक्लिडियन। मलकेश का क्वेश्चन आया, मैनहट्टन इज आल्सो नोन एज एल्वन डिस्टेंस। एक्चुअली मेरे को पता नहीं कि इसको एल्वन डिस्टेंस भी कहते हैं क्या, ये देखना पड़ेगा मेरे को। ओके, सो अभी हम यूक्लिडियन डिस्टेंस देखते हैं। सेम ऊपर वाला एग्जांपल है, अब इसमें यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे निकलेगी। This distance is most widely used one, as it is the default metric in sklearn library. Okay, it is a measure of true straight line distance between 2 points in Euclidean space. Basically true straight line calculate करता है 2 points के बीच में। It can be used by setting up p equal to 2 in min-cos की distance matrix। अगर आप min-cos की distance matrix में p equal to 2 करोगे तो आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। ओके, और ऊपर वाले एग्जांपल की जैसे ही यहाँ पे लेंगे कि आपका जो रेड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है आपका 4:4, और जो ग्रीन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 1:1। ओके, नाउ व्हाट वी विल कैलकुलेट यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, सो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपका लाइक दिस। ओके, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका इस टाइप से आ जाएगा 4.24, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो बस वो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक 4 - 1 इसका स्क्वायर, तो वो आपका 3 आ जाएगा, +4 - 1 उसका स्क्वायर, तो आपका यहाँ भी 3 आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सो 9 + 9 इज 18, और उस 18 का हम निकालेंगे रूट। सो 18 का रूट होता है, कैलकुलेटर 18 का रूट है 4.24। ओके, सो लाइक दिस आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला समथिंग लाइक दिस। ओके, और आप इस तरीके से यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हो। बेसिकली यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होता है, आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है 2 पॉइंट्स के बीच में। ओके, और इसी जो डिफॉल्ट मैट्रिक है स्केलर में यही है, और इसके बेसिस पे ही वो नियरेस्ट नेबर निकालता है। जस्ट लाइक अगर ये वाला आपका टेस्ट पॉइंट है,
ये वाला टेस्ट पॉइंट है। अब इसको देखना है कि आपके कितने ट्रेनिंग पॉइंट उसके पास में है, तो इन सबसे वो डिस्टेंस निकालेगा। तो इससे ग्रीन वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालेगा। तो यहाँ पे 4.24 इसकी डिस्टेंस आ गई सपोज करो। अब ऐसे ही अगर यहाँ पे इस ये वाला ब्लॉक अगर होगा कोई, ओके, ये वाला दूसरा पॉइंट होगा, तो यहाँ से इसके बीच के डिस्टेंस निकालेगा। तो ये कुछ हो गए, ओके। ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्टेंसेस, ये जो डिस्टेंस वो कैलकुलेट कर रहा है, इनके बेसिस पे वो सबसे शॉर्ट, सपोज करो अगर आपका k इक्वल टू 3 है, ओके, k इक्वल टू 3 आपने पैरामीटर सेट किया है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिस्टेंसेस वो सबसे छोटी 3 डिस्टेंसेस लेके आएगा, और वो पॉइंट्स वो कंसिडर करेगा कि ये वाले पॉइंट है जो मेरे नियरेस्ट नेबर है, 3 नियरेस्ट नेबर्स है, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्टेंस वो आपके नियरेस्ट नेबर्स चूज करता है। ओके, तो अभी इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि KNN की क्या एप्लीकेशंस है। सो बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है, और लार्जली क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के अंदर यूज में आता है, ओके। इसके कुछ केसेस हैं। तो सबसे पहला है डेटा प्री प्रोसेसिंग, और ये हम पहले देख चुके हैं, इसका हम यूज केस भी कर चुके हैं। आपको ध्यान होगा जब हम मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कर रहे थे तो हमने यूज किया था KNN को। So data sets frequently have missing values, but KNN algorithm can estimate for those values in a process known as missing data imputation. Okay, हमने KNN imputation किया था, तो KNN आपका data pre-processing के अंदर भी काम आता है, okay, to impute missing values. नेक्स्ट है कि आपका रिकमेंडेशन इंजन्स, रिकमेंडेशन इंजन्स हैं, उसके अंदर भी ये काम में आता है। जस्ट लाइक कि आपका ये क्लिक स्ट्रीम डेटा है जो वेबसाइट से लेता है, और KNN algorithm has been used to provide automatic recommendation to users on additional content, okay? कोई भी एडिशनल कंटेंट आता है उनकी उसके बेसिस के ऊपर वो यूजर्स को रिकमेंडेशन देता है। सो इसमें क्या है कि बेसिकली आपका जो यूजर है वो असाइन होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप को, ओके। और वो ग्रुपिंग किस बेसिस पे होती है, बेसिकली वो KNN के बेसिस पे वो ग्रुपिंग डिसाइड करता है, और जो आपका पर्टिकुलर जो न्यू यूजर है वो उस हिसाब से उस ग्रुप को अलॉट कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट ग्रुप्स यूजर बिहेवियर दे आर गिवन अ रिकमेंडेशन, और उस ग्रुप का जो कंजम्पशन पैटर्न है, जो कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न है, उसके बेसिस के ऊपर वो नए यूजर्स को रिकमेंडेशन सर्व करता है, ओके। तो इस बेसिस पे आप देख लो जब भी जहाँ भी आपका एसोसिएशन किसी के साथ बैठाना है, ओके, एसोसिएशन के अंदर आपका KNN यूज आता है कि आपका कितना सिमिलर है ये वाला प्रोडक्ट आप कह लो या ये वाला यूजर कह लो विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्रोडक्ट, ओके। तो उसमें क्या है, एसोसिएशन रूल आता है कि आपकी ये वाली कैटेगरी है, सपोज करो इससे काफ़ी मिलती है, ओके। तो आप दोनों कैटेगरीज को एसोसिएशन काफ़ी पास पास रखते हो, उसके अंदर भी आपका KNN काफ़ी यूजफुल रहता है। However, given the scaling issues with KNN, this approach may not be optimal for large data sets, okay? बट क्या है कि KNN की दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, KNN की दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। क्या है कि आपका पहला तो है स्केलिंग इश्यूज, इसमें क्योंकि आपका डिस्टेंस बेस्ड होता है आपका ये एल्गोरिदम। तो डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम पे क्या है कि आपका स्केलिंग यहाँ पे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिस्टेंस निकलता है। तो अगर जैसे आपने देखा होगा एक कॉलम है, उसकी वैल्यूज आपकी सपोज करो थाउजेंड्स के अंदर आ रही है, ओके, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, और एक कॉलम है जो आपका वंस और टूज के अंदर चल रहा है, ओके। सपोज करो 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज ही है। तो बेसिकली आपका जो कॉलम की इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी इफेक्टेड हो जाती है, मतलब आपका ये जो हायर वैल्यूज वाला कॉलम है वो ओवर पावर कर जाता है आपकी बाकी कॉलम्स को। तो KNN क्योंकि ये डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है, तो इसमें आपको स्केलिंग करना पड़ता है। तो कई बार इसमें स्केलिंग इश्यूज रहते हैं KNN में, और जैसा कि हमने ऊपर भी देखा था, थ्योरी में पढ़ा था कि हायर डायमेंशंस के लिए कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स आपके इसमें बढ़ते जाते हैं,
और आपका KNN है वो ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलम्स को ढंग से हैंडल नहीं करता। ओके, तो इससे आप बेसिकली कर सकते हो आप रिकमेंडेशन इंजन से यूज़, पर क्योंकि आजकल डेटा बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो उतना यूज़ KNN नहीं आता। बट सिंपल सिस्टम्स अगर आपको बनाने हैं, सपोज करो आपको किसी लोकल स्टोर के लिए आपको बनाना है, ओके, या फिर कोई भी छोटी कंपनी के लिए आपको कुछ बनाना है इस टाइप से, कि आपके प्रोडक्ट एसोसिएशन कैसा हो, जस्ट लाइक इसका पता है काफ़ी यूज़ कहाँ पे आ सकता है, जैसे आपका डी मार्ट वगैरह होता है या बिग बाज़ार होता है, ये तो खैर काफ़ी हायर लेवल के ऊपर वर्क करते हैं, बट यहाँ पे भी आप देखो इनका भी एक मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है इनके पास भी, कि आपका कौन सा प्रोडक्ट है वो आप कहाँ पे प्लेस करो, जिस लाइक आपके सिमिलर आइटम्स एक साथ रहने चाहिए, प्लेस होने चाहिए, या आप आइटम्स की अरेंजमेंट किस तरीके से करो आपके पूरे जो भी आपका शॉप है उसमें किस तरीके से करो कि आपका सेल्स है वो मैक्सिमम हो या कस्टमर को कम से कम घूमना पड़े, तो उसके अंदर आपका एसोसिएशन रूल्स काम आता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि आपके जो आप कह सकते हो सोप्स है, आप उनको एक तरफ वो एक सेक्शन में आप रखते हो, या आपका ग्रोसरी का आइटम है वो आप अलग से रखते हो, और इस टाइप से होता है ना कि आपका जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप कह लो कि हाँ, फॉर मैन अगर आप कह लो कि अगर आप शेविंग क्रीम बेसिकली आप रख रहे हो तो उसके साथ में आप रेजर भी उसी के पास में रखोगे, तो बेसिकली एसोसिएशन रूल, अगर वो दोनों एक साथ वहीं पे दिख गए यूजर को तो उसके बाय करने के चांसेस ज़्यादा हैं, प्रोडक्ट के बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये KNN आपका उस टाइप से एसोसिएशन रूल बेसिकली निकाल सकता है, और जो छोटी प्रॉब्लम्स हैं उसमें बेसिकली यूज में आ सकता है। ओके, सो मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था। नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंस। सो फाइनेंस के अंदर भी आप इसको यूज में ले सकते हो। कैसे? फॉर एग्जांपल हेल्पिंग बैंक एसेस रिस्क ऑफ लोन, कि आपका लोन का कितना रिस्क है, अगर एक नया कस्टमर आ रहा है लोन लेने, तो बेसिकली आप उसको कहाँ क्लासीफाई करोगे, उसका रिस्क कितना है, वो हाई रिस्क वाले कस्टमर्स में आ रहा है कि लो रिस्क वाले कस्टमर्स में आ रहा है। ओके, डिटरमाइनिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ लोन एप्लीकेंट, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। ओके, स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग, करेंसी एक्सचेंज रेट्स, ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड मनी लॉन्ड्रिंग एनालिसिस। सो ये बेसिकली इसके यूज केसेस हैं जो फाइनेंस में यूज हो सकते हैं। हेल्थ केयर में भी आपका क्लासिफिकेशन है, क्योंकि तो अलग अलग क्लासिफिकेशन टास्क भी हैंडल कर सकता है, just like making prediction on the risk of heart attack and prostate cancer, like that. The algorithms works by calculating the most likely gene expressions. So basically जो आपके genes का data है उसके बीच में वो clustering कर सकता है कि which belongs to which group basically. तो उस टाइप से फिर आपका classification कर सकता है। Pattern recognition, so just like आपका text है या digit classification है, digit classification हमने पहले भी करके देखा था, SVM से हमने करके देखा था, तो वहाँ पे आप KNN भी यूज कर सकते हो। दिस हैज़ बीन पर्टिकुलर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग हैंड रिटन नंबर्स दैट यू माइट फाइंड ऑन फॉर्म्स और मेलिंग एनवेलप्स। तो इसका भी काफ़ी यूज़ है, जस्ट लाइक आपके जो नंबर्स हैं, जो टेक्स्ट है, आप उसको रीड कर सको, तो इसकी भी काफ़ी डिमांड है एक्चुअली मार्केट में, कि आपका जो भी रिटर्न फॉर्म है, मैनुअली जो भी रिटर्न फॉर्म है, आप उसको स्कैन करो और आपका जो भी है वो सब टेक्स्ट के अंदर आ जाए। ओके, टाइप हुआ हुआ, लाइक दैट। और अभी हम इसके प्रोज और कॉन्स देखेंगे कि इसके क्या प्रोज हैं इस KNN एल्गोरिदम पे और क्या कॉन्स है। तो सबसे पहला प्रो है कि इजी टू इम्प्लीमेंट। ओके, बहुत ही इजी है, हाइपर पैरामीटर्स कुछ भी नहीं है, और बहुत ही इजीली आपका मतलब आप इसको यूज कर सकते हो। So given the algorithm's simplicity and accuracy, it is one of the first classifier that a new data scientist will learn. Okay, so बहुत बेसिक एल्गोरिदम है, और बट हम इसको काफ़ी लास्ट में पढ़ रहे हैं। ओके, लाइक दैट। सो काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है। इसका सबसे पहला एडवांटेज ये है कि समझने में काफ़ी सिंपल है, और आइडिया भी काफ़ी सिंपल है कि जो भी आपके पास के पॉइंट्स होंगे उसके बेसिस के ऊपर ही आप उसको क्लासिफाई करोगे। बहुत ही सिंपल इसका वो है इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है अडेप्ट इजीली। So as new training samples are added, the algorithm adjusts to account for a new data, since all training data is stored in memory. Okay, जस्ट लाइक पहले भी आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि जो कंटिन्यूस डेटा होता है,
ओके, तो उसके ऊपर मशीन लर्निंग मॉडल कैसे वर्क करेगा, ओके, या कैसे आप उसको चेंज करोगे। सो उसका एग्जांपल एक ये है KNN। तो जब आपका थोड़ा लाइव डेटा होता है जो आपका कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, उसके अंदर KNN आपका अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि बेसिकली इट स्टोर्स योर ट्रेनिंग डेटा। ओके, तो आपका जो भी डेटा होगा, न्यू डेटा भी अगर ऐड हो रहा है, तो आपको मॉडल को ट्रेन नहीं करना, आपको जस्ट उसको इंसर्ट करना है बेसिकली। और जब भी आप कोई भी चीज़ प्रेडिक्ट करोगे, कोई भी टेस्ट करोगे, तो उसके बेसिस पे कैलकुलेशन होके वो आपको क्लासिफाई करके दे देगा। ओके, तो इस तरीके से आपका काफ़ी अडेप्टिव है आपका KNN। ओके, फ्यू हाइपर पैरामीटर्स, इसके बहुत ही कम हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। आपका एक K वैल्यू होता है और एक डिस्टेंस मैट्रिक्स होता है, बस ये दो हाइपर पैरामीटर्स होते हैं। Okay, with the help of K values, we decide that how many nearest neighbors we want for classification. Okay, and with the help of distance matrix, we choose whether we want Euclidean distance or Manhattan distance, like that. So ये बस दो ही हाइपर पैरामीटर हैं which is low when compared to other machine learning algorithms. Okay, तो दूसरे machine learning algorithms में बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं. It is quite simple. तो अब एक बार इसके कॉन्स के ऊपर आते हैं. ओके, इसका क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं. तो पहला डिसएडवांटेज है कि इट डज नॉट स्केल्स वेल. ओके, कि आपका स्केलिंग का मतलब है कि आप इसको बड़ा नहीं कर सकते. तो सपोज आपकी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, आपका छोटा डेटा है, अब आप एक्सपैंड कर गए. ओके, सपोज करो अभी आपको KNN के अंदर आप डी मार्ट का, बिग बाजार का आप डेटा ले रहे हो, तो वो KNN हैंडल नहीं कर पाएगा. इट इज़ गुड फॉर स्मॉल डेटा सेट्स. जितना बड़ा डेटा सेट होगा, एक तो आपको प्रोसेसिंग में दिक्कत आएगी क्योंकि सारे डेटा ये मेमोरी में स्टोर करके रखता है. ओके, और ये आपका जो प्रेडिक्शन करने के लिए भी आपका टाइम लगाता है. ओके, तो जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही प्रॉब्लम KNN को होगा. सिंस KNN इज अ लेजी एल्गोरिदम, इट टेक्स अप मोर मेमोरी एंड डेटा स्टोरेज कंपेयर टू अदर क्लासिफायर्स. ओके, आपका ज़्यादा मेमोरी बेसिकली लेता है. This can be costly for both a time and money perspective. Okay, टाइम से भी कॉस्टली है कि जब आपको प्रिडिक्शन अगर फास्ट देनी है तो आपका हर बार काफ़ी कैलकुलेशन हो रहा है. ओके, तो वो आपका थोड़ा टाइम भी लगा रहा है, और मनी वाइज भी है कि आपको उस टाइप का हार्डवेयर मेंटेन करना पड़ेगा. ओके, मोर मेमोरी एंड स्टोरेज विल ड्राइव अप बिजनेस एक्सपेंसेस एंड मोर डेटा कैन टेक लॉन्गर टू कंप्लीट. ओके, लाइक दिस, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा कंप्यूटेशन में टाइम लगेगा, और जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ही हार्डवेयर पे आपका कॉस्ट आएगा. नेक्स्ट है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी. ओके, सो एक नेक्स्ट चीज़ हमने ये भी देखी थी कि आपका जो KNN एल्गोरिदम है वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स जितने ज़्यादा होते जाएंगे वो परफॉर्म उसको करने में मुश्किल आएगी. तो ये देखते हैं कि क्या है ये. The KNN algorithms tends to fall victim to the curse of dimensionality, which means that it does perform well with high dimensional data inputs. मतलब कि ये जो आपका हाई डायमेंशनल डेटा इनपुट है उस पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता. दिस इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड एज पीकिंग फिनोमिना. ओके, इसको पीकिंग फिनोमिना भी कहते हैं. तो क्या होता है पीकिंग फिनोमिना, वो देखते हैं कि वेयर आफ्टर द एल्गोरिदम्स अटेन ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स, कि उसको एक ऑप्टिमल नंबर ऑफ फीचर्स होते हैं जिस पे वो अच्छा परफॉर्म करता है. उससे ज़्यादा फीचर देते हो, उससे ज़्यादा आप एडिशनल फीचर्स देते हो. ओके, एडिशनल फीचर इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ क्लासिफिकेशन एरर, और जितना आप एडिशनल फीचर देते जाते हो आपका जो क्लासिफिकेशन एरर है वो बढ़ता जाता है. इट विल इंक्रीज स्पेशली व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉलर. ओके, ये कब आपका ज़्यादा आता है, जब आपका सैंपल साइज स्मॉलर होता है. कि सपोज करो आपका नंबर ऑफ रोज है वो कम है, और आप नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हो बेसिकली. उसके अंदर आपका कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी ज़्यादा इफेक्ट करता है KNN को. So this is another point. And last point is prone to overfitting. Okay, it is very prone to overfitting. Due to the curse of dimensionality, KNN is also more prone to overfitting. Okay, while feature selection and dimensional reduction techniques are leveraged to prevent this from occurring. Basically इसके लिए हम क्या कर सकते हैं
कि आपका फीचर सिलेक्शन आप कर सकते हो। ओके, फीचर सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हो, यूजिंग आपका L1 L2 रेगुलराइजेशन। सपोज करो L1 L2 रेगुलराइजेशन से आपने कुछ फीचर सेलेक्ट किए, या आप रैंडम फॉरेस्ट से आप फीचर सेलेक्ट कर सकते हो, फीचर इंपॉर्टेंस निकाल के। ओके, फीचर सिलेक्शन आप इस टाइप से कर लोगे। डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आप कैसे करते हो, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन आप बेसिकली आप करते हो PCA से। ओके, आप PCA से डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर सकते हो। तो ये टेक्निक आप यूज करके आप KNN को थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करवा सकते हो, बट फिर भी द वैल्यू ऑफ K कैन ओनली इम्पैक्ट द मॉडल बिहेवियर। ओके, बट इसका मेन क्या होता है, इसका K वैल्यू होती है जो इसका बिहेवियर इम्पैक्ट करती है। जो लोअर K वैल्यूज होती है, लोअर वैल्यूज ऑफ K कैन ओवरफिट द डेटा। ओके, एज वी हैव सीन अर्लियर, जो हमने ऊपर देखा था डायग्राम के अंदर, कि जब K इक्वल टू 1 होता है या 2 होता है तो आपका डेटा में ओवरफिटिंग हो जाता है। whereas high values of K tend to smooth out the prediction। ओके, तो जितना K की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही आपका प्रिडिक्शन है वो स्मूथ आउट होएगा, जो डिसीजन बाउंड्री है वो स्मूथ बनेगी। prediction values since it is averaging the values over a greater area। okay, तो वो greater area पे values को average कर रहा है और neighborhood। however if the value of K is too high, अगर K की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी, then it can underfit the data। तो ये प्रॉब्लम है बेसिकली, बट ट्रेडिशनली आपका जो KNN है ये ओवरफिटिंग के लिए ज़्यादा प्रोन होता है। तो जस्ट लाइक आपने देखा होगा आपके डिसीजन ट्रीज है, जब हमने पढ़ा था डिसीजन ट्रीज तो उसमें भी था कि इट इज़ मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग। तो उसी तरीके से आपका KNN है, इट इज़ ऑल्सो मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हमारे को KNN में। सो ये आपके इसके प्रोज और कॉन्स हो गए KNN के। ओके, सो दिस इज आवर थ्योरी पार्ट ऑफ KNN। तो एक बार ऊपर से लेके फिर वापस रिवाइज कर लेते हैं हम कि हमने इसमें क्या क्या कवर किया। एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले है आपका KNN। आपका KN है सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये रिग्रेशन में क्लासिफिकेशन दोनों के लिए यूज में आता है। ओके, और फिर हम नेक्स्ट चलेंगे, और नेक्स्ट है कि इट इज़ ऑल्सो अ लेजी लर्निंग एल्गोरिथम या मॉडल। तो ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जितना भी ट्रेनिंग डेटा है बेसिकली ये आपके मेमोरी में स्टोर रहता है। ओके, नेक्स्ट फिर हमने देखा था कि हाउ इट वर्क्स। सो बेसिकली क्या करता है कि आपका K की हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, और उस वैल्यू के बेसिस पे जो भी आपका न्यू टेस्ट डेटा आता है वो आपके जो नियरेस्ट K पॉइंट्स हैं उनसे डिस्टेंस कैलकुलेट करता है, और बेस्ड ऑन द नियरेस्ट K पॉइंट्स वो आपका उस हिसाब से क्लासीफाई होता है। ओके, सो ये हमने देखा था कि अगर आपका K की वैल्यू 3 है तो आपके ये जो 3 पॉइंट्स है बेसिकली ये 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेगा, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आप अपना क्लासिफिकेशन यहाँ पे बनाएगा। ओके, ओके, आफ्टर दैट हमने देखा था K की वैल्यू कैसे इम्पैक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देखो K की वैल्यू में बेसिकली क्या है कि K जैसे जैसे K इक्वल टू 1 पे आपका ओवरफिटिंग होता है, और जैसे जैसे आप K बढ़ाते हो आपका ओवरफिटिंग से नॉर्मल फिटिंग की तरफ आपका KNN जाता है। नॉर्मल फिटिंग के बाद भी अगर आप K की वैल्यू बढ़ाते जाते हो तो फिर आपका अंडर फिटिंग होने लग जाता है। ओके, तो बेसिकली ये बिहेवियर रहता है आपका K की वैल्यूज का, और K इसका एक हाइपर पैरामीटर है एल्गोरिथम का जिसको हम बार बार ट्वीक कर सकते हैं, और जिससे हम मॉडल की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमने देखा था इसका ट्रेनिंग और वैलिडेशन कर्व, कि आपका ट्रेनिंग कर्व क्या है कि K इक्वल टू 1 पे ट्रेनिंग एरर 0 है, और जैसे जैसे आप K बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे आपका ये जो ट्रेनिंग एरर है वो भी बढ़ता जा रहा है। एंड ऑन द ऑपोजिट अगर आप वैलिडेशन एरर देखो, वैलिडेशन एरर अगर आप देखो तो K इक्वल टू 1 पे आपका वैलिडेशन एरर काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे आपका K की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो सडन शार्प डिक्रीज आएगा, क्योंकि आपका ओवरफिट से मॉडल नॉर्मल फिट की तरफ जा रहा है। ओके, सडन शार्प डिक्रीज आएगा और फिर एक मिनिमा आएगा बेसिकली। तो ये मिनिमा आपका ऑप्टिमम K वैल्यू होता है इस पॉइंट पे, और आफ्टर दैट जैसे जैसे आप फिर और K की वैल्यू बढ़ाते जाओगे आपका और फिर जो
एरर है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो अब आपका नॉर्मल फिट से अंडर फिट की तरफ जा रहा है। ओके, यहाँ पे ओवर फिट था, फिर आपका ये नॉर्मल फिट की तरफ आया, और अभी ये अंडर फिट की तरफ जा रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ your errors are behaving on the basis of k values. नेक्स्ट फिर हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स पढ़े थे, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स होते हैं। तो इसी के अंदर आपका ये मैट्रिक्स होते हैं। बेसिकली जस्ट लाइक KNN के हाइपर पैरामीटर में पी हाइपर पैरामीटर होता है। तो बेसिकली पी हाइपर पैरामीटर किस लिए यूज में आता है कि अगर आप p इक्वल टू 1 करोगे तो आपका जो KNN है वो मैनहट्टन डिस्टेंस पे वर्क करेगा, और p इक्वल टू 2 करोगे तो आपका वो यूक्लिडियन डिस्टेंस पे वर्क करेगा। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस होते हैं। और सो मैनहट्टन डिस्टेंस क्या होता है बेसिकली आपका जस्ट लाइक सिटी ब्लॉक डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, टैक्सी कैब डिस्टेंस कहते हैं। तो बेसिकली जैसे स्ट्रीट्स कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से, जो आपका कार का रास्ता है ट्रैवल करने का, उस टाइप से ये डिस्टेंस निकालता है। तो आप देखो इस टाइप से जस्ट लाइक एक ट्राइंगुलर वे है, उस टाइप से ये निकालता है डिस्टेंस। और इसका फॉर्मूला होता है मतलब आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली उसका मॉड्यूलस और फिर उसका सम। ओके, सो बेसिकली सिग्मा आपका सम हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स का xi माइनस yi। ओके, लाइक दैट। और ऐसे ही यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है, आपका स्ट्रेट लाइन निकलती है दो पॉइंट्स के बीच में, और ये आपका डिफॉल्ट मैट्रिक्स होता है। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है रूट समेशन xi माइनस yi का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका यूक्लिडियन डिस्टेंस होता है। फिर हमने इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करी थी यहाँ पे, और फिर इसके प्रोज थे। तो और इसके प्रोज में है कि इजी टू इम्प्लीमेंट है, और बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। बेसिकली अडेप्ट इजीली, कि आपका जो नया डेटा है उसके लिए बहुत ही इजीली अडेप्ट हो जाता है ये एज कम्पेयर टू अदर एल्गोरिथम्स। जस्ट लाइक अगर आप रैंडम फॉरेस्ट देखो या एक्सजीबूट देखो, तो जब नए डेटा के ऊपर आप ट्रेन करते हो या कुछ भी करते हो तो उसका बिहेवियर आपको एक बार चेक करना पड़ता है, प्रॉपर टेस्टिंग और वैलिडेशन वापस से होता है उस मॉडल का। ओके, बट यहाँ पे इतना नहीं होता है। ओके, तो नेक्स्ट है, इसके हाइपर पैरामीटर्स काफ़ी कम है, सो ये भी एक एडवांटेज है इसका। ओके, लास्ट है आपके कॉन्स हैं कि आपका आप इसको स्केल नहीं कर सकते बेसिकली, कि आपके बड़े डेटा सेट्स पे या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप स्केलिंग करते हो बेसिकली, कि आपने एक और ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका सोल्यूशन काम किया, अब आपको इसको हंड्रेड ऑर्गेनाइजेशंस पे इसको प्रोडक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, तो उस केस में आपका KNN अच्छा वर्क नहीं करता, क्योंकि इसका लिमिटेशन है इसका डेटा के ऊपर। जितना बड़ा डेटा होगा उतना ही मुश्किल होगा KNN को वर्क करने में। देन कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, कि ज़्यादा कॉलम्स पे भी अच्छा वर्क नहीं करता है। ओके, लाइक दैट। एंड देन लास्ट है प्रोन टू ओवरफिटिंग, दैट इट इज प्रोन टू ओवरफिटिंग। तो हमारे को एक्स्ट्रा मेथड्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे लाइक फीचर सिलेक्शन है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, और फिर हमारे को k की वैल्यू भी एडजस्ट करनी पड़ती है टू गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम KNN। ओके, तो ये थ्योरी थी आपका KNN की। काफ़ी सिंपल एल्गोरिदम है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है KNN। ओके, ये तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया। ओके, एंड नाउ वी मूव ऑन टू इट्स प्रैक्टिकल। ओके, सो आज का एक्सरसाइज के लिए ये पाइमा इंडियन मतलब हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डायबिटीज़ का डेटा है बेसिकली। सो इस डेटा सेट के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ इसका अबाउट डेटा सेट है वो यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है ताकि आप इसको देख सको। बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीजेस डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से डेटा सेट क्रिएट हुआ है। The objective of the data set is to diagnostically predict whether or not a patient has diabetes. Okay, वो predict करना चाहते हैं whether or not a patient has diabetes on the basis of certain diagnostic indicators.
several constraints were placed on the selection of these instances from a larger database. Okay. और इस डेटा सेट में बेसिकली क्या है, इन पर्टिकुलर ऑल पेशेंट्स हियर आर फीमेल्स एट लीस्ट 21 ईयर्स ओल्ड. सो बेसिकली 21 ईयर्स ओल्ड अबव फीमेल्स का डेटा है ये, और उसके ऊपर फिर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस बायोमेट्रिक्स या बायोमेडिकल पैरामीटर्स कि वेदर उन्हें डायबिटीज है या नहीं है. तो एक बार इसका डेटा सेट लोड कर लेते हैं. So this is our डेटा सेट. तो ये आपके कॉलम्स हैं बेसिकली, और ये आपका आउटकम है जो आपको प्रेडिक्ट करना है. ओके, जैसे आपका एज है, डायबिटीज, पेडिग्री फंक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, वन थिंग टू नोट अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलम्स, अभी हम ज़्यादा फीचर इंजीनियरिंग नहीं करेंगे इसमें, कि आप देख सकते हो जैसे आपके ग्लूकोज की वैल्यू है ये आपका 148, 183 लाइक दैट. ओके, मतलब ये अराउंड हंड्रेड्स में आपके चल रही है. बट आपका डायबिटीज पेडिग्री फंक्शन है ये जस्ट आपका पॉइंट्स में चल रहा है. ओके, तो आप देख सकते हो आपका स्केलिंग का प्रॉब्लम है इस डेटा सेट में. आप इसको विदाउट स्केलिंग यूज करोगे तो आपका इसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा. पहली चीज़ तो ये. ओके, तो यहाँ पे हमारे को ये चीज़ देखने को मिल रही है कि स्केल्स में काफ़ी डिफरेंस है. जैसे इंसुलिन वाला डेटा है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 168 है. ओके, तो नेक्स्ट हम इसका df.info निकालेंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉलम्स का डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट है, तो सारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है. सो वी डोंट हैव टू वरी एनीथिंग. ओके, एंड नेक्स्ट अदर थिंग इज 768 टोटल एंट्रीज हैं और 768 ही आपके वैल्यूज आ रहे हैं. तो बेसिकली देयर इज नो नन वैल्यूज इन अ डेटा सेट. ओके, देन अगेन df dot is done to further check whether null values are there or not. Okay, then as a standard practice कि हम x और y को सेपरेट कर रहे हैं. आउटकम हमारा आउटपुट कॉलम था, तो यहाँ पे x के अंदर से आउटपुट कॉलम को हटाया, y के अंदर आपका आउटपुट कॉलम है वो यहाँ पे फीड. देन यहाँ पे अब थोड़ा चीज़ मैंने डिफरेंट किया है. तो अब यहाँ पे देखो कि आपका जो y है बेसिकली, इसको इधर रन करते हैं, डेटा सेट हमने रन किया है, x और y को इधर रन करते हैं और y डॉट वैल्यू काउंट निकालते हैं. तो भी आप देखो कि आपका जो डेटा सेट है इसमें 500 रिकॉर्ड्स हैं जिनकी वैल्यू है 0, जिसका मतलब है कि उनको डायबिटीज़ नहीं है, और 268 वैल्यूज आपकी ऐसी हैं जिसका आउटपुट 1 आ रहा है, मतलब उनको डायबिटीज़ प्रिडिक्टेड है. ओके, सो लाइक दैट. सो अभी आपका ये बैलेंस क्लासिफिकेशन नहीं है. ओके, बैलेंस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ लिटिल बिट इनबैलेंस क्लासिफिकेशन. ओके, तो जस्ट लाइक लास्ट क्लास में आई थिंक मेरे से पूछा था किसी ने कि आपने कैसे बाइफरकेट किया उस डेटा को. ओके, सो रेशो बेसिकली कैसे आप निकालते हो, तो यहाँ पे मैं रेशो निकाल रहा हूँ कि आपका 0 वाला क्लास और 1 वाले क्लास का ओरिजिनल डेटा सेट में कितना रेशो है. ओके, सो यहाँ पे मैं इनका रेशो निकाल रहा हूँ इस फॉर्मूले से. सिंपल फार्मूला है, ये आप खुद भी मतलब डिराइव कर सकते हो कैसे वर्क कर रहा है. ओके, सो बेसिकली 0 वाली क्लास वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो गई है. यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 5, क्योंकि रिजल्ट एकदम उल्टा आ रहा था. यहाँ पे 0 का 0.35 था, 1 का 0.65 था. ओके, तो अभी आप देखो कि आपका जो 0 क्लास है वो आपका 65% आपका डेटा सेट के अंदर है, और 35% आपका 1 वाली क्लास है. ओके, सो ये मेरे को ओरिजिनल रेशो मिल गया मेरे डेटा सेट में से. ओके, और अब इसी रेशो के बेसिस पे ही मैं मेरा एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट में बाइफरकेट करना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता कि जब मैं रैंडम सैम्पलिंग करूँ मेरे डेटा सेट की, तो एक मेरा डेटा सेट हो, सपोज करो ट्रेनिंग के अंदर तो आपका जो रेशो है, सपोज करो आपका 0 वाली क्लास है उसका 50 रेशो आ जाए, 1 वाली क्लास का भी 50 रेशो आ जाए, 50-50 रेशो आ जाए ट्रेनिंग में, और टेस्टिंग में आपका और स्क्यूड हो जाए. ओके, जस्ट लाइक आपका हो जाए 90 और 10 का रेशो हो जाए टेस्टिंग में. तो इस टाइप से एक्सपेरिमेंटेशन मैं नहीं चाहता. सो बेसिकली व्हाट आई वांट
कि मेरा जो एक्स ट्रेन या एक्स टेस्ट वाला डेटा है वो भी इसी रेशियो से बाइफरकेट है, इसी रेशियो से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आपका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, और ये वाला जो आपका सिंटैक्स है बेसिकली एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट, जब हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं, और आगे भी आपका नॉर्मल सिंटैक्स ही है कि एक्स और वाई, आपका एक्स यहाँ पर डेटा सेट है, वाई यहाँ पे डेटा सेट है, टेस्ट साइज आपकी 20% है, मतलब 80% आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, रैंडम स्टेट 24, और अब एक लास्ट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे ऐड करी है कि स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई। बेसिकली स्ट्रेटिफाई क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल वाई वाले लेबल के अंदर जो आपका रेशो है, उसी रेशो के अंदर आपका ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अंदर बाइफरकेट करके देगा। ओके, तो इसको रन करते हैं एक बार, और अब यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा सेट का रेशो निकालते हैं। यहाँ पे वाई ट्रेन यूज कर रहा हूँ मैं, तो वाई ट्रेन का देखो यहाँ पे फिर आपकी वैल्यूज गड़बड़ है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। सो अब आपका वाई ट्रेन के अंदर आप देखो तो आपका 65% आपका डेटा है वाई ट्रेन में, वो आपका 0 वाले क्लास का है, और 35% डेटा है तो आपकी 1 वाले क्लास का। तो जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसी का रेशो हम यहाँ पे भी मेंटेन करते हैं। ओके, और इन द सेम वे आप टेस्टिंग वाई टेस्ट का जब हम निकालेंगे कि उसमें क्या क्लास बाइफर्केशन है, तो उसका रेशो भी आपका सेम निकल जाए। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई किया है इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, तो इनबैलेंस्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे ये एक छोटा सा फंक्शन लिखा है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे हो कि हम यहाँ पे k की वैल्यू चूज कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ दिस। ओके, सो अब ये प्रोसीजर यहाँ पे शो करने का ट्राई किया है। सो इसको कैसे करोगे, तो उसका कोड है बेसिकली ये, तो उसको मैं एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कोड। ओके, तो सबसे पहला है कि यहाँ पे आप knn इंपोर्ट कर रहे हो। सो फ्रॉम sklearn.neighbors इंपोर्ट k neighbors classifier। ओके, तो यहाँ पे knn हमारा इंपोर्ट हुआ है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे k neighbor classifier। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे मैंने नंबर नेबर्स की वैल्यू यहाँ पे दी है। ओके, कि मेरे नेबर्स हैं 1 से लेके 29 तक। ओके, तो ये एक लिस्ट बेसिकली एक रेंज है। सो नेबर्स क्या है, यहाँ पे मैं एक रेंज क्रिएट कर रहा हूँ। तो इस डिफरेंट डिफरेंट नेबर्स की वैल्यू के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट मॉडल ट्रेन करूँगा, और उस पर फिर मैं देखूंगा कि मेरा किस पे मेरा सही एक्यूरेसी आ रही है। नेक्स्ट है कि दो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट मैंने यहाँ पे डिफाइन करी है, ट्रेन एक्यूरेसी टेस्ट एक्यूरेसी, टू स्टोर ऑल माई रिजल्ट्स, कि मेरे जो भी अलग अलग नेबर्स की वैल्यू पे जो भी एक्यूरेसी आएगी, ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्टिंग एक्यूरेसी, वो मैं यहाँ पे स्टोर करूँगा। ओके, एंड आफ्टर दैट अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ फॉर के इन नेबर्स, कि आपका जो भी नेबर्स हैं वो एक एक करके उसमें इटरेट करेगा वैल्यूज, और के आपका के वैल्यू है बेसिकली जो हम के नियरेस्ट नेबर में देंगे। सो के एन एन इक्वल टू यहाँ पे हम डिफाइन करें के नेबर्स क्लासीफायर, और एन अंडरस्कोर नेबर्स ये इसका हाइपर पैरामीटर है कि आपको कितने नेबर्स चाहिए जिसपे क्लासिफिकेशन करना है, और यहाँ पे मैं के वैल्यू दे रहा हूँ। तो के क्या है, हर बार मेरा चेंज हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, सबसे स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, अप टू 29 तक जाएगा ये। ओके, सो इतने सारे मॉडल्स में यहाँ पे ट्रेन कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे kn डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, इन दोनों पे हम बेसिकली फिट कर रहे हैं। ओके, knn को, और फिर यहाँ पे ट्रेनिंग एक्यूरेसी जो हमारी लिस्ट है उसमें हम अपेंड कर रहे हैं रिजल्ट इसका knn डॉट स्कोर आपका एक्यूरेसी निकालता है क्लासीफायर के अंदर। तो knn डॉट स्कोर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन, तो बेसिकली ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपका इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आपका टेस्टिंग एक्यूरेसी है, वो आपकी अपेंड हो रही है इस लिस्ट के अंदर। ओके, अपेंड हम कर रहे हैं knn डॉट स्कोर एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। इस तरीके से आपका
ट्रेनिंग एक्यूरेसी और टेस्ट एक्यूरेसी में डिफरेंट डिफरेंट नेबर्स के लिए सारी आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो एक बार इसको रन करते हैं और ये आपका हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि अभी टू गेट द बेस्ट वैल्यू ऑफ के, ओके, कि आपको के की अगर बेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ध्यान होगा हमने वहाँ पे तो आगे वाले पार्ट में आएगा, मैं आरओसी कर पे चला गया था, आरओसी हम आगे प्लॉट करेंगे। फिर तो अपेंड किस लिए यूज होता है? क्या कह रहे हो? Repeat अपेंड yourself. किस लिए यूज किया आपने एक्यूरेसी में? अपेंड होता है आपका लिस्ट है, जब भी आपको लिस्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी होती है पाइथन के अंदर तो आप डॉट अपेंड यूज करते हो। डॉट अपेंड एक मेथड है, तो आपकी लिस्ट में ऐड होती जाती है। ओके। ओके, सो बेसिकली अभी क्या है, यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, मेरा इंडेक्स निकाल रहा हूँ। वो इंडेक्स जहाँ पे मेरा जो टेस्ट एक्यूरेसी लिस्ट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू है। बेसिकली मेरे को मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला पॉइंट मेरे को सेलेक्ट करना है कि वो मेरी के वैल्यू सबसे बेस्ट होगी, जिसपे मेरा जो टेस्टिंग एक्यूरेसी है, जो टेस्ट सेट पे एक्यूरेसी मैक्सिमम आ रही है जिस के वैल्यू पे, तो मेरे को सेलेक्ट करना है। सो ये आपका सिंटैक्स होता है बेसिकली। तो बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, टेस्ट अंडरस्कोर एक्यूरेसी आपका एक लिस्ट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ। मैक्स ब्रैकेट में आपका लिस्ट का नेम, तो आपको ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे निकाल के दे देगा। अब यहाँ पे मैं इस मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स फाइंड कर रहा हूँ कि आपका जो टेस्ट एक्यूरेसी आपकी जो लिस्ट है उसका ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये किस इंडेक्स के ऊपर है। ओके, तो बेसिकली आई वांट टू फाइंड द इंडेक्स जिसके ऊपर उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया तो इसने मेरे को बताया कि 25th इंडेक्स पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ओके, और यहाँ पे जो नेबर्स जो मेरा एरे बना हुआ था उसके अंदर जब मैं 25th इंडेक्स पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे नेबर्स की वैल्यू मेरे को 26 मिलती है। ओके, सो अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जो टेस्ट एक्यूरेसी मेरी लिस्ट थी उसकी मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स यहाँ पे निकाला, और उस इंडेक्स को यूज करते हुए मैंने यहाँ पे नेबर्स की जो वैल्यू थी उस पे, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकाली। ओके, 25th इंडेक्स पे मेरे नेबर की ये वैल्यू है। ओके, तो मेरे 26 नेबर है होने चाहिए। ओके, सो अभी यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं। सो प्लॉट में क्या है कि बेसिकली हम एक्यूरेसीज प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे आपका टेस्ट एक्यूरेसी है, यहाँ पे नेबर्स है कि आपके के की वैल्यू है बेसिकली। तो जैसे जैसे आपकी के की वैल्यूज इंक्रीज होती जा रही है वैसे एक्यूरेसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और नेक्स्ट आपका प्लॉट है कि जैसे आपका के की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ट्रेन एक्यूरेसी पे क्या असर पड़ रहा है। और फिर लास्ट लाइन के अंदर हम यहाँ पे बेस्ट के वैल्यू है वो प्लॉट कर रहे हैं जिसके ऊपर हमारे टेस्ट एक्यूरेसी मैक्सिमम है। ओके, बाय यूजिंग दिस मैक्स पोजीशन जो हमने ऊपर यहाँ पे निकाली थी, मैक्स पोजीशन। तो उस पॉइंट को बेसिकली प्लॉट कर रहे हैं। तो इसको रन करेंगे हम, तो यहाँ पे आप देखो कि आपके दोनों एक्यूरेसी का प्लॉट यहाँ पे आया है। तो आप देख सकते हो आपका सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका k इक्वल टू 1 के ऊपर आपका ट्रेनिंग है उसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 1 पे थी, मतलब 100% एक्यूरेसी थी। और जैसे जैसे के इंक्रीज हो रहा है आपका टेस्टिंग एक्यूरेसी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। ओके, और यहाँ पे आपका एक्यूरेसी पहले कम थी। ओके, वैलिडेशन सेट पे जैसे जैसे आप के इंक्रीज कर रहे हो आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, और इस पॉइंट के बाद अब वापस वो डिक्रीज होने लग गई। ओके, सो इस तरीके से क्योंकि हमने 30 सैंपल्स तक की रन किया था तो यहाँ पे आपका बेस्ट वैल्यू आया है एट के इक्वल टू 26 पे। ओके, सो के इक्वल टू 26 पे आपकी बेस्ट वैल्यू आई है यहाँ पे। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लॉट करके देखा। अब इसी को आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। सपोज करो हम यहाँ पे 100 करके देखते हैं कि अगर 100 के वैल्यूज तक हम चलाएं तो हमारी
क्या वैल्यू आती है। ओके, तो अभी भी आपकी वही वैल्यू आ रही है। इसको हम प्लॉट करके देखें तो आपका कुछ इस टाइप से आ रहा है प्लॉट। ओके, बेसिकली आपके यहाँ पे पीक किया था और अब वो धीरे 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 करके डिक्रीज होती जा रही है आपकी। ओके, तो यहाँ इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि आपका के की वैल्यू कौन सी बेस्ट होगी। ओके, तो अभी हमारे को पता है के इक्वल टू 26 हमारा बेस्ट वैल्यू है इस डेटा सेट के ऊपर। सो अब इस के की वैल्यू को हम यूज करेंगे फर्दर हमारे मॉडल को ट्रेन करने। तो एक दूसरा मॉडल यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे n अंडरस्कोर नेबर्स में 26 वैल्यू दी है जो हमने ऊपर ग्राफ से निकाली। यहाँ पे मॉडल डिफाइन किया, देन यहाँ पे मॉडल फिट किया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन पे, और अब यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर निकाल रहे हैं। तो आपका 75% एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है इस n नेबर्स इक्वल टू 23 पे, k की वैल्यू 26 पे बेसिकली। अब यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाल रहे हैं। तो बेसिकली आप देखोगे जीरो वाली क्लास है उस पर फिर भी थोड़ा सही है, आपका 0.83 F1 स्कोर आ रहा है, बट आपका जो वन वाली क्लास है उस पर काफ़ी कम आ रहा है। ठीक है, जस्ट 0.56। और अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी प्लॉट करते हैं इसकी। तो इस टाइप से आपकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो एरिया ऑफ कंसर्न सबसे बड़ा है वो ये है कि आपका करेक्ट क्लासिफिकेशन जस्ट 24 है। जो आपके 30 लोग हैं जिनको एक्चुअली में डायबिटीज़ थी, एक्चुअली में जो जिनको डायबिटीज़ थी उनको हमारा मॉडल जीरो प्रेडिक्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज अ कंसर्निंग थिंग कि ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहो तो आप ये ज़्यादा मिस क्लासीफाई कर लो, बट इसको आपको थोड़ा डाउन करना है। ओके, इस पैरामीटर को आपको थोड़ा डाउन करना है। हमने ये चीज़ पहले भी हैंडल करी हुई है इस टाइप की प्रॉब्लम। सो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम होती है व्हाट वी कैन डू, हम हमेशा इसका थ्रेशोल्ड एडजस्ट कर सकते हैं कि आप थ्रेशोल्ड एडजस्ट करके देखो कि आपका किस पे बेस्ट आ रहा है। और थ्रेशोल्ड एडजस्ट का सबसे अच्छा तरीका है आरओसी कर्व निकालना, कि आपको डिफरेंट पॉइंट पे आपको पता पड़ जाएगा आपकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। सो आरओसी कर्व के लिए सबसे पहले हमारे को प्रोबेबिलिटीज चाहिए होती है। तो KNN से आपका प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा करके हम प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे। ओके, सो यहाँ पे जैसे लाइक इसको अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो आपकी इस टाइप से आपकी प्रोबेबिलिटीज आ रही है। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपका इस वाला ये वाला डेटा पॉइंट है, इसका 0.53 प्रोबेबिलिटी है ये जीरो होने की और 0.46 प्रोबेबिलिटी है वन होने की। और ये वाला डेटा सेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेटा पॉइंट है। तो इसकी वन प्रोबेबिलिटी है जीरो होने की और जीरो प्रोबेबिलिटी है वन होने की, एंड लाइक दैट ऐसे पूरा आपका डेटा सेट है। जस्ट लाइक आप यहाँ पे देखो ये वाला डेटा सेट 0.5 प्रोबेबिलिटी जीरो क्लास की और 0.5 ही वन क्लास की। तो ये एकदम डिसीजन बाउंड्री के एकदम बीचों बीच है ये। सो अभी इस चीज़ का ही यूज़ करके हम यहाँ पे आरओसी कर्व प्लॉट करेंगे। सो बेसिकली ये कोड हमारा जो आरओसी कर्व वाली क्लास थी उससे ही पूरा यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉल्स पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट और थ्रेशोल्ड ये आउटपुट ले रहे हैं हम, और आरओसी अंडरस्कोर कर्व है इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे FPR TPR और थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं। और यहाँ पे आपका बेस मॉडल के लिए है FPR TPR। ओके, और फिर नेक्स्ट टू फाइंड द बेस्ट थ्रेशोल्ड हम जी मीन्स निकाल रहे हैं। तो जी मीन्स वाला फॉर्मूला था जिससे आप बेस्ट थ्रेशोल्ड निकाल सकते हो आपके आरओसी कर्व में, और उस हिसाब से ही ये यूज हुआ है। यहाँ पे हमने इंडेक्स निकाला जो आपका np.argmax जी मीन्स में, और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं आपका बेस्ट थ्रेशोल्ड और बेस्ट जी मीन्स। तो बेस्ट थ्रेशोल्ड 0.38 आ रहा है और उसका जी मीन्स इतना है। और नेक्स्ट यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं आरओसी कर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका आरओसी कर्व भी आपको देखने से लग रहा है कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं दे रहा है। ओके, क्योंकि आप देखो काफ़ी फ्लैट टाइप से आ रहा है। आपका जो आरओसी कर्व है काफ़ी फ्लैट आ रहा है,
और जो आपका बेस्ट थ्रेशोल्ड है वो उसने यहाँ पे दिया है। ओके, सो विच इज़ ऑल्सो मतलब कंसिडर हो सकता है ये। ओके, ताकि क्योंकि आप जैसे जैसे आप ट्रू पॉजिटिव रेट आप बढ़ाओगे यहाँ पे तो आपके फॉल्स पॉजिटिव भी ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये बेसिकली मिड पॉइंट है। सो ये जो थ्रेशोल्ड है, इसी थ्रेशोल्ड को हम यूज़ करेंगे टू प्रिंट आर कस्टम मतलब कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे कस्टम प्रिडिक्ट फंक्शन है, ये भी आपके आरओसी वाला जो क्लास थी उससे ही लिया है। तो यहाँ पे आपका मॉडल इनपुट हो रहा है, आपका एक्स टेस्ट इनपुट हो रहा है और आपका थ्रेशोल्ड इनपुट हो रहा है। ओके, और फिर आपका मॉडल डॉट प्रिडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा हो रहा है एक्स टेस्ट पे, और यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटीज निकल रही है और फिर ये प्रोबेबिलिटी फिल्टर हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पे आपका वाई पैड 1 में ये हमने स्टोर कर लिया उस थ्रेशोल्ड के ऊपर। तो अब हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर रहे हैं। तो अब आप देखो जो हमारा न्यू थ्रेशोल्ड के ऊपर आपका ये काफ़ी डाउन हुआ, ये कम हुआ, बट आपका जो फॉल्स था यहाँ पे जो फॉल्स प्रिडिक्शन था वो भी काफ़ी हाई हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है, बट इवन आप इसको थोड़ा बेटर कंसिडर करोगे एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन काफ़ी ज़्यादा हाई था। आप देखो पहले आप 24 करेक्ट प्रिडिक्शन दे रहे थे, अभी आप 35 करेक्ट प्रिडिक्शन दे रहे हो, बट आपका यहाँ पे ये भी आपका हाई हो गया है, आपका जो फॉल्स पॉजिटिव है वो भी हाई हो गया है। ठीक है, बट इवन यू आर मतलब मॉडल है इज डूइंग अ गुड जॉब एज कम्पेयर टू दिस। ओके, सो दिस इज हाउ योर KNN। ओके, सो अभी आपने देखा होगा कि आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे इसके ऊपर। ओके, हमने ट्राई किया, हमने डिफरेंट के की वैल्यूज ट्राई करी, हमने ROC कर्व प्लॉट किया और ROC कर्व के अंदर भी हमने डिफरेंट थ्रेशोल्ड की वैल्यूज देखी और बेस्ट थ्रेशोल्ड चूज किया, बट फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। कोई बता सकता है क्यों अच्छा नहीं आ रहा? एनी सजेशंस हाउ टू इम्प्रूव दिस मॉडल? जस्ट लाइक ऊपर अगर मैं आपको पहले तो स्केलिंग करना था। यस, मैं एग्जैक्टली यही आपको सुनना चाह रहा था आप लोगों से कि किसी का ध्यान जाता है इस चीज़ पे कि आपको स्केलिंग करना है कि नहीं करना। तो बेसिकली KNN आपका डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम है और उस पर अगर आप अनस्केल्ड डेटा को यूज करते हो तो आपकी एक्यूरेसी हमेशा सफ़र करेगी। ओके, सो लाइक दिस कि आपको इस पर स्केलिंग अप्लाई करनी है। सो दिस इज अ स्मॉल होमवर्क टू यू। आपका पूरा यहाँ पे कोड रेडी है। ओके, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं, बस आपको स्केल करना है और इसके रिजल्ट कंपेयर करना है कि विद स्केलिंग और विदाउट स्केलिंग आपको कैसे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, हार्डली आपको हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा इसको करने में। तो दिस इज योर असाइनमेंट फॉर टुमारो। तो कल की क्लास में जब हम आएंगे तो मैं देखना चाहूँगा कि इसमें क्या डिफरेंस रहता है स्केलिंग का। इस डेटा सेट पे अगर आप स्केल करोगे और इस एल्गोरिदम को यूज़ करोगे और ये जो हमने सारे मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए हैं इन मेथड्स को आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको कितना अच्छा रिजल्ट इम्प्रूव होकर मिल रहा है। ओके, तो ये आप लोगों से कल डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सो KNN के बारे में आज हमने जितना भी देखा, जितना भी पढ़ा, किसी को डाउट किसी चीज़ में, किसी पार्ट में कोई कंसेप्ट है KNN का जो भी समझ में नहीं आया हो? हेलो सर। यस। सर वो आरओसी कर्व हम जब निकाल रहे थे वो हम पॉज पॉज लेबल वो एट्रीब्यूट दे रहे थे, वो किसके लिए दे रहे थे सर एक्चुअली? यहाँ यहाँ पे ये सर ऊपर 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 ये जो सर यहाँ पे नीचे सर। हाँ, आरओसी कर्व में सर ये हम पॉज लेबल दे रहे हैं ना थ्रेशोल्ड निकालते टाइम पे। एफपीआर टीपीआर जो हमें रिटर्न कर रहा था आरओसी कर्व। ओके ओके ओके, ये हम बेसिकली हम इसको लेबल बता रहे हैं कि आपको बेसिकली किसके ऊपर वर्क करना है। आपके दो लेबल्स है ना, 0 और 1। सो ओके बेसिकली ये सर, हमने पोजीशन ऑफ वैसे भी तो हमने प्रेड प्रोबेबिलिटी 1 कॉलम ही दिया है ना, फिर भी
हाँ, इसमें फिर भी ऐसा देना पड़ता है, इसको नहीं करके दो तो ये एरर फेंकता है, तो वही है कि इसका थोड़ा ट्यूनिंग इसमें बैठा हुआ है। इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके भी आप देख सकते हो, जैसे ROC कर के डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे आप, ROC अंडरस्कोर कर तो यहाँ पे है पॉस लेवल। ओके, तो डिफॉल्ट इक्वल टू नन होता है, so the label of the positive class. Okay, so when pos label equal to none, if y true is in -1 or 1 or 0 or 1, pos label is set to 1. Okay, इस टाइप से, मतलब अगर इसकी शेप इस टाइप की होती है y true की बेसिकली, तो आपको pos label 1 करना पड़ता है, अदरवाइज एन एरर विल बी रेज्ड। ओके, सो बेसिकली ये है कि इसको 1 करने से विदाउट एरर हमारा अभी हो रहा है। ओके, सो इसलिए बेसिकली इसको 1 यहाँ पे कर रखा है। ऐसा कोई स्पेशल यहाँ पे ऐसा रीजन है, बेसिकली ये आउटपुट शेप पे डिपेंड कर रहा है। ओके सर, थैंक यू। सर यहाँ पे कस्टम प्रेडिक्ट के फंक्शन पे जरा नीचे लो ना। हाँ सर बेसिकली हमें 0 और 1 में आउटपुट दे रहा है, राइट? हाँ, ये 0 और 1 में आउटपुट दे रहा लेट्स सपोज अभी यहाँ पे मल्टी क्लास होता अभी 0 1 2, तो यहाँ पे फिर भी हमें 0 और 1 में आउटपुट आता। तो मैंने देखा ना जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स में वो जो प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो इसी की वजह से हो रही थी। और 2 को भी यार आइदर 0 और 1 में है। हाँ हाँ क्लासिफाई हाँ, कर तो रहा वो था। फिर आपको इसको थोड़ा, वो जो कस्टम प्रेडिक्ट फंक्शन है वो आपको उस टाइप से मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये बाइनरी क्लास के लिए मैंने लिया है, ओके तो उसको फिर आपको उस हिसाब से उसमें क्लासिफाई करना पड़ेगा कि क्या थ्रेशोल्ड है और किस हिसाब से वो मतलब क्लासिफाई कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट उसको। उसका कस्टम प्रेडिक्ट फंक्शन अलग से बनेगा, वो इस टाइप से नहीं बनेगा, और आपको एरर आएगा फिर कंफ्यूजन मैट्रिक्स में। यस राइट। Okay, any more questions? Okay, so अगर questions नहीं है कोई, तो we'll end our class. Okay, yes. सर मैं पूछ रहा था अभी कितनी क्लासेस बाकी हैं सर ये एमएल खत्म होने में अपना? देखो अभी हमारे जस्ट 2 एल्गोरिदम्स बचे। एक आपका के मींस क्लस्टरिंग है, ओके, जो हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम XGBoost पढ़ेंगे, और फिर हमारा पूरा ये ML है ये ओवर हो जाएगा। तो ये दिस इज, यही हमारा बेसिकली बचा है, बाकी हमने सारे पार्ट्स एक्चुअली ML के कवर कर लिए। ओके, सो फिर कल मिलते हैं, और इसके ऊपर ये छोटा सा असाइनमेंट है कि इस डेटा सेट पे आपको स्केलिंग करनी है, और फिर आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना इम्प्रूव किया। ओके ओके, सो एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक ओके, यू सर। थैंक यू एवरीबॉडी।